शाह मोहम्मद ग्लोबल नॉलेज से। और आज हम जिस टॉपिक पे व्लॉग करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान और उसके मनफी असरात। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान और जिन आया हुआ है इसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और उसकी जो मनफी असरात हो रहे हैं वो हम आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में बताते हैं। शाह मोहम्मद ग्लोबल नॉलेज से। और आज जो हम व्लॉग करने जा रहे हैं वो है बेसिकली पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान और उसके मनफी असरात। हमने कल एक व्लॉग किया था कि इलेक्ट्रिक के बिल्स पर, और उसका हमने गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन दिया था कि उसका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। आज हम जो है ओवरऑल पाकिस्तान में जो महंगाई का जिन आया हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है और लोग जो है परेशान है कि महंगाई पे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस पे हम आज व्लॉग कर रहे हैं और उसके मनफी असरात को भी आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि हमारे यहाँ पर माशरे में इसके मनफी असरात क्या जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कल रात गवर्नमेंट ने पेट्रोल बम जो गिराया आवाम के ऊपर, तकरीबन 15 रुपये पर लीटर, यानी कि 300 से भी ज़्यादा, यानी कि 306 रुपये का पर लीटर पेट्रोल अब दस्तयाब होगा। अब लोग जब अपने कन्वेंस यानी कि मोटरसाइकिल या कार जाना चाहेंगे तो वो पहले सोचेंगे उनकी जेब में 300 रुपये हैं कि नहीं हैं। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है इसको कंट्रोल कैसे करना है और इसका हल क्या है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक यूनिटी पैदा करें, यकजा हो जाएं और वन एजेंडे पे काम करें कि हमने पाकिस्तान को किस तरीके से ये मुआशी बहरान से निकालना है। तमाम चीज़ों को बालाए तक रख कर कि कौन सी पार्टी आपकी जो है वो गुड बुक में है और कौन सी पार्टी आपकी गुड बुक में नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के तमाम इदारों को यकजा होकर और साथ में आवाम को भी मिलना होगा। ये तभी होगा जब हम एक वन एजेंडा लें कि हमने इस मुल्क को मुआशी बुरान से कैसे निकालना है। और ये जो महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में आया हुआ है इसके जो मनफी असरात हैं वो मैं आपको कल भी व्लॉग में बताया था कि लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी बेताशा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपने इसका अंदाज़ा करना हो तो जो हमारे नफ्सियात के डॉक्टर्स हैं उनका आप सर्वे करें, उनसे फीडबैक लें तो आपको पता चलेगा कि उनके पेशेंट की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपको ये देखना होगा कि आया कि इसका हल किस तरीके से होगा। अब सिर्फ महंगाई की बात नहीं हो रही है कि जी महंगाई को कंट्रोल करना है, अब हमने देखना है इसकी जो मनफी असरात है उसको हमने अब कैसे कंट्रोल करना है। अगर हमने देर कर दी और इस पर कोई डिसीजंस नहीं लिए तो आने वाला वक्त जो है वो हमें बताएगा कि हम कितनी प्रॉब्लम में चले गए हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ नफ्सियात की डॉक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप तमाम हॉस्पिटल्स का सर्वे करें तो उसमें आपके तमाम किस्म के जो मरीज़ हैं वो आपको पता चलेगा कि कितनी तादाद में और कितनी बड़ी बड़ी लाइनें, और अगर कोई एडमिट होना चाह रहा है तो उसके लिए कमरा भी अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी हो रही है, क्योंकि आप देखें कि तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो डाउन साइजिंग शुरू हो गई है, क्योंकि कारोबार डे बाय डे जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। अगर मैं आपको सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इस वक्त जो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो आप डीलर नेटवर्क्स की अगर बात करें, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, किया हो, होंडाई हो या और जो ब्रांड्स हैं, उनकी अगर आप मैन्युफैक्चरर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि उनका जो डीलर नेटवर्क है वो कितनी प्रॉब्लम के अंदर है। तो वो लोगों को इस वक्त जो है वो फायर कर रहे हैं, यानी कि नौकरियों से निकाल रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर हम बाकी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को निकाला जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि लोगों को एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार जब मिलेगा जब आपके यहाँ मुआशी हालात बेहतर होंगे, जब कंपनियाँ ग्रोथ कर रही होंगी, आगे बढ़ रही होंगी तो वो लोगों को हायर करेंगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम मुआशी तौर पे बहुत ही बदतरीन हालात से गुज़र रहे हैं।
महंगाई का तूफ़ान आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे यहाँ। हर बंदा डिप्रेशन में जा चुका है, एंजाइटी का शिकार है, और इसकी जो और मनफी असरात हैं उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लॉ एंड ऑर्डर भी जो है हमें आगे चलकर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जब बेरोज़गारी होगी, लोग माली तौर पे परेशान होंगे, तो चोरी चकारी, डकैती और छीना झपटी ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ों का जो सामना करना पड़ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अभी भी हमारे पास जो है वो वक्त है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी पार्टियां, बिज़नेस कम्युनिटी और जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर हमारे मुल्क के लिए सोचेगा आया कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इसके लिए सबसे पहला जो काम हमने करना है कि वन एजेंडा हमें जो है देना होगा कि हमने इस मुल्क को मुआशी बुहरान से कैसे निकालना है। हमने जिन जिन इदारों से, मुल्कों से हमने लोन लेना था वो हम ले चुके। अब तो हमें उम्मीद भी नहीं कहीं से मज़ीद पैसे आएंगे तो शायद हम अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। अब सिर्फ हमने एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तमाम इदारों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तब जाकर हम इस मसले का हल निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें हमें कहीं भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे जो भी इदारे हैं उन पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम इश्यूज़ को बाला ताक रख कर तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर को साथ मिलाएं और आगे बढ़ें। जब तक हम ये डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स रोज़ ब रोज़ बढ़ती जाएंगी। तो इसको आप कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से हल करें। आज जैसे कि जुम्मे का दिन है, तमाम ताजर पार्टियों ने जो है वो स्ट्राइक कॉल दी हुई है, और हमने ये सर्वे किया कराची का, तो आलमोस्ट कराची की तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद हैं। तकरीबन 90% लोगों ने जो है वो शटर डाउन किया हुआ है। तो इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि तमाम ताजर बिरादरी भी बहुत परेशान है और उनका बिज़नेस जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादातर कोशिश करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान में किसी भी किस्म की उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हम बिज़नेस कम्युनिटी से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि ज़्यादातर अब लोग अपना बिज़नेस भी यहाँ से वाइंड अप करके बाहर का सोच रहे हैं। कोई यूएस से प्लान कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके और कोई कनाडा और कोई कहाँ और कहाँ, जिसकी जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है वहाँ अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा हमारे तमाम इदारों को मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, और अगर इस मसले का हल नहीं निकालेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बजाय कम होने के हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अगर आप हम पड़ोस मुल्कों की बात करें तो वहाँ पर आप देखें कि बिजली का जो पर यूनिट है वो क्या मिल रहा है, और हमारे यहाँ आलमोस्ट 50 रुपये पर यूनिट बिजली। पेट्रोल के अगर हम रेट बात करें तो कल 15 रुपये बढ़ाने के बाद तकरीबन 306 रुपये पर लीटर हो गया है। तो ये जो इतनी महंगाई है, अब इससे ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो भी जो है अपने रेट्स बढ़ाएंगे। आपका गुड्स जो है एक शहर से दूसरे शहर जाएगी तो उनके भी रेट बढ़ेंगे। तो फिर साथ साथ आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दाल, चीनी, आटा, इन तमाम चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। जब इनके रेट बढ़ेंगे, आप जब घर से बाहर निकलेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके किराए बढ़ जाएंगे, मार्केटों में सन्नाटा होगा, कारोबार मज़ीद जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो क्यों ना हम इस मसले को सीरियसली लें। और एक और प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई इलेक्शन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस अबाहम को दूर करें कि इलेक्शन जो है वो कब होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन से भी, तारीख देने से भी काफ़ी मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सियासी बुहरान मुल्क के अंदर है, मुआशी बुहरान है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो भी आलमोस्ट क्रैश की तरफ जा रहा है, रोज़ पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं। अगर हम अपनी करेंसी की बात करें तो आप देखेंगे डॉलर रोज़ ब रोज़ जो है वो ऊपर जा रहा है। अब लोग कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग डॉलर्स ख़रीद रहे हैं, लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लोग पेट्रोल का स्टॉक कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ जो नेगेटिव मार्केट हो रही है इसका भी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब हम अगर अपनी इदारों की बात करें, अगर आप नादरा का सर्वे करें
تو رات کو 24 گھنٹے جو ہمارے جو برانچز کھلی ہوئی ہیں اس میں لوگ پوری پوری رات جا کر لائنوں میں 5-5 6 گھنٹے کھڑے ہو کر اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اپنی نیندیں خراب کر کے اتنا رش، اتنی لمبی لمبی لائنیں. اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سافٹ ویئر کا دور ہے، ہر چیزیں آپ کے گھر بیٹھے حل ہو جانی چاہیے. اگر آپ بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو انہوں نے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ لانچ کی ہوئی ہیں، تو آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو نادرا کیوں نہیں لوگوں کو یہ ایکسیس دیتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر پہ بیٹھ کر اور جو ہے اپنے جو بھی ڈاکومنٹیشن ایشوز ہیں اس کو بھی حل کریں. اگر ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ لوگ ریونیو دینے آ رہے ہیں، لینے نہیں آ رہے، کوئی قرض لینے نہیں آ رہے، بلکہ پیسے دے کے جو ہیں وہ اپنی اپنی چیزوں کو کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم سب رجسٹرار آفس کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے کافی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اداروں کو صحیح کریں، لوگوں کا ٹائم بچائیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں. تو میں نے جیسے پہلے ہی اپنے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس میں جائیں تو آپ کو اتنا رش نظر آئے گا کہ وہاں نہ آپ کو ایڈمیشن مل رہا ہے، ڈاکٹرز جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، پیشنٹ زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں معاشی طور پہ، خاص طور پہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو کیوں نہ ہم مل بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں، تمام اسٹیک ہولڈر ساتھ ملیں، بزنس کمیونٹی ساتھ ملیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ آئیڈیا ڈسکشن ہو. اسکل سینٹر جو ہے وہ بہت زیادہ بننے چاہیے، لوگوں کو ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں. اور ہماری اس ملک کی جتنی بھی این جی اوز ہیں، خاص طور پہ عالمگیر ویلفیئر سوسائٹی، سیلانی ویلفیئر سوسائٹی، جے ڈی سی، ایدی، اور بہت ساری جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں، ان کو بھی اپنی ایک ایسوسیشن بنا کر اور مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آیا کہ غریب لوگوں کی آپ کس طریقے سے مدد کریں اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. میرا ایک اور جو ایک اپنی رائے ہے این جی اوز کے لیے کہ یہ جو لوگوں کو روز آپ کھانا کھلاتے ہیں یا ان کی روز ہیلپ کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جہاں آپ لاکھوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہاں آپ ہزاروں لوگوں کی مدد کر کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں. جب لوگوں کو آپ ان کے پیروں پہ کھڑا کریں گے تو وہ آگے 2-4 لوگوں کو اور روزگار دیں گے. اور اگر ہم نے یہی سلسلہ رکھا ہے کہ ان کی ہم ہر روز مدد کریں گے تو وہ پیسہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، وہ آپ سمجھیں کہ کسی طریقے سے پانی کے اندر پھینک رہے ہیں، کیونکہ اس کو آپ اس کے پیروں پہ کھڑا نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور روزگار کون سا کرنا ہے، کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی میں کیا قابلیت ہے. کیا وہ ایک ٹھیلا لگا سکتا ہے تو اس کو آپ ایک ٹھیلا لگوا کے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بائک کیا چلا سکتا ہے، اس کو آپ ایک بائک لے کے دے دیں. ایک کوئی سمجھتا ہے کہ آپ یہ کریم میں گاڑی چلا سکتا ہے، اس کو آپ انسٹالمنٹ پہ گاڑی دے دیں تاکہ وہ روزگار بھی لے اور آپ کی انسٹالمنٹ بھی دے دے. اسی طریقے سے اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. تھینک یو. شاہ محمد.